5th सेंचुरी बीसी में चाइना का एक राजा था जिसका नाम था फू शाय। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन कू चेन को हरा दिया और उसको पकड़कर अपने घोड़ों के साथ रख दिया ताकि वो उसके घोड़े संभाले। कुछ सालों के बाद कू चेन को उसने छोड़ दिया और उसका राज्य भी उसे वापस कर दिया, पर एक शर्त पर। शर्त ये थी कि वो फू शाय को हर साल ट्रिब्यूट देगा और उस ट्रिब्यूट में उसे हर साल बहुत सारे पैसे और गिफ्ट देने पड़ेंगे। ये सिलसिला बहुत सालों तक चलता रहा और उससे फू शाय और अमीर होता जाता। फिर एक साल ऐसा आया जिसमें कू शेन ने एक स्पेशल गिफ्ट ऑफर किया। इस स्पेशल गिफ्ट में दो बहुत ही सुंदर लड़कियां थीं। फू शाय ये देख के बहुत खुश हो गया और उसने ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिनों के बाद दोनों लड़कियां फू शाय के पैलेस पहुंची। फू शाय का दिल उनके खूबसूरत कपड़ों, गहने और खुशबू को देखकर खुश हो गया, लेकिन उनमें से एक लड़की अलग थी और इस लड़की का नाम था साई शी। उसके बाल बहुत ही गहरे थे, चमकती हुई आंखें और बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी थी, जिससे फू शाय उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। उस वक्त जितनी भी लड़कियां होती थी वो कभी भी राजा के साथ आंखें नहीं मिलाती थी, लेकिन साई शी ने राजा की आंखों में आंखें डाल के देखा और बिना शर्माते हुए उन्हें स्माइल पास की। राजा फू शाय के लिए बिल्कुल नया था। वो साई शी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गया। उसने उसके लिए एक ग्रैंड पार्टी रखवा दी जहां पर सी शाय ने उसे नाच के दिखाया, गाने गाए और उसके गाने सुनकर फू शाय उससे और ज्यादा इंप्रेस हो गया। अगले दिन से फू शाय सिर्फ उसी के ख्यालों में डूबा रहता। जब वो उसे मिलता तो सी शाय उससे पॉलिटिक्स और लिटरेचर पर बात करती। उसकी बातें इतनी शार्प और इंटेलिजेंट थी कि फू शाय भी बहुत सरप्राइज होता। धीरे धीरे उसने सी शाय को अपने काउंसिल मीटिंग्स में लाना स्टार्ट कर दिया, उससे एडवाइस लेनी स्टार्ट कर दी। एक दिन सी शाय ने उससे कहा, आपको अपने मिनिस्टर्स की बातें कम सुननी चाहिए, आप खुद उनसे बहुत ज्यादा समझदार हो। इस बात ने फू शाय का कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया, लेकिन इस राजा का फोकस अपने राज्य की जिम्मेदारियों से हटता गया। सी शाय ने धीरे धीरे इस राजा के दिमाग पर पूरा कंट्रोल कर लिया। जब भी सी शाय की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो रोने लग जाती और फू शाय का दिल पिघल जाता। एक दिन सी शाय ने उससे कहा कि उसे राजा के दरबार के बाहर एक पैलेस चाहिए। फू शाय ने तुरंत हाँ कर दी और सी शाय के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस बनवाया जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल लेक, मार्बल ब्रिजेस और कई ऐसी चीजें थी जो उसके खुद के पैलेस के अंदर नहीं थी। अब फू शाय अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त इस नए पैलेस में बिताने लगा और अपनी राजा की जिम्मेदारियों से धीरे धीरे हटने लगा। वो साई शी की बालों पर कंघी करता, उसके साथ पंछियों के साथ खेलता और रात में उसके साथ डिनर करता। कभी कभी राजा के मिनिस्टर उसके पास आते अर्जेंट मैटर्स लेके, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ साई शी पर था। एक दिन जब वो राजा उस लड़की के पैलेस में था तब उसे खबर आई कि को के सैनिकों ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। जब तक फू शाय को अपनी गलती का एहसास हुआ सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके पूरे राज्य को दुश्मन की सेना ने घेर लिया था और वो अपने राज्य में भी नहीं था, वो उस लड़की के साथ उस पैलेस में था। फू शाय को पता था कि उसके साथ भी वही होगा जो उसने अपने दुश्मन के साथ किया था और इसीलिए उसने सोचा कि वो गिरफ्तार नहीं होगा और उसने सुसाइड कर लिया। उसको ये नहीं पता था कि वो लड़की जानबूझकर उस राजा ने सेंड की है ताकि वो उसके फोकस स्टेट को हटा सके। और ये पहला लॉ है जो रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक द आर्ट ऑफ सेडक्शन में बताते हैं कि अगर किसी से भी आपको जीतना है तो उसे आइसोलेट करना पड़ेगा। जब आप किसी को उसकी दुनिया से अलग कर देते हो तो उसके दिमाग से खेलना बहुत आसान हो जाता है, जैसे कि इस केस में फू शाय के साथ हुआ। नेक्स्ट लॉ कहता है कि स्टर एंजाइटी एंड डिसकंटेंट। सेंट्रल इंग्लैंड में एक लड़का रहता था जिसका नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ये बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। उसे ज्यादा खेलकूद पसंद नहीं था, वो बिल्कुल अकेला रहता और हमेशा किताबें पढ़ता रहता। उसे लड़कियों के साथ भी उठना बैठना ज्यादा पसंद नहीं था। इस लड़के के साथ एक फैमिली रहती थी जिसका नाम था चैम्बर्स फैमिली। इस फैमिली में काफी बहनें थी जिसमें सबसे छोटी का नाम था जेसी। जेसी बहुत शर्मीली लड़की थी, वो एकदम चुपचाप रहती थी। लॉरेंस को इसके साथ टाइम गुजारना बहुत अच्छा लगता था। लॉरेंस के लिए ये एक चैलेंज ऐसा था। वो जेसी को बार बार मजबूर करता था कि वो उसे अपने सीक्रेट्स बताए, उससे ज्यादा बातें करे। शुरू में जेसी को बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसको लॉरेंस अच्छा लगने लग गया और टाइम के साथ साथ इनकी दोस्ती बढ़ने लगी। ये लोग सालों तक एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन एक दिन लॉरेंस जेसी से मिलने टाइम पर नहीं आया। जेसी बहुत देर तक इंतजार करती रही, ये सोचती रही कि हुआ क्या। अगले दिन जब लॉरेंस आया तो वो थोड़ा बदला बदला था, बिल्कुल चुपचाप सोच में डूबा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि लॉरेंस चुप था और जेसी चाहती थी कि वो बात करे। जब लॉरेंस ने बात करना स्टार्ट किया तो इस बार सब कुछ अलग था। लॉरेंस ने उससे कहा कि जेसी उसके बहुत करीब आ रही है और ये उसके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। उसने जेसी से पूछा कि उसका आगे का प्लान क्या है, वो किससे शादी करेगी, कब शादी करेगी। ये सुन के जेसी बिल्कुल हिल गई। उसने हमेशा से सोचा था कि लॉरेंस ही उसका लाइफ पार्टनर बनेगा। उसके मन में एक बेचैनी सी होने लगी जो उसके साथ साई की तरह चिपक गई। जेसी को लगा कि लॉरेंस अब उससे कभी मिलने नहीं आएगा, लेकिन लॉरेंस
हर बार उससे मिलने आता, लेकिन हर बार वो जेसी में कोई ना कोई कमियां निकाल देता। तुम बिल्कुल भी हंसती नहीं हो, तुम एक रोबोट जैसी हो, तुम किसी से क्या शादी करोगी, क्या किसी को खुश रखोगी। ये बातें सुन सुन के जेसी का दिल टूटने लगा। एक दिन लॉरेंस ने जेसी से कहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ टीचिंग जॉब के लिए। जेसी ऑलरेडी मन बना चुकी थी कि उसे लॉरेंस से अलग होना पड़ेगा, और ये सुनकर जेसी ने सोचा कि चलो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा शायद मैं आसानी से लॉरेंस को भूल पाऊंगी। लेकिन जब लॉरेंस ने जेसी को अलविदा कहा तो वो बहुत ही प्यार भरी टोन में था। जेसी से दूर जाकर भी लॉरेंस उसे चिट्ठियां लिखता रहा। उन चिट्ठियों में लॉरेंस लिखता कि उसे एक लड़की मिली है और शायद वो उससे शादी कर लेगा। इससे जेसी और ज्यादा इनसिक्योर होने लग गई। फिर जब क्रिसमस में लॉरेंस वापस आया तो उसने जेसी के साथ एक और खेल खेला। उसने कहा कि उससे पहले गलती हो गई थी, पर अब उसने रियलाइज किया कि वो जेसी के अलावा किसी के साथ नहीं रह सकता और वो उसे हमेशा प्यार करता रहेगा। ये सुन के जेसी का दिमाग फिर से घूम गया। जेसी लॉरेंस को छोड़ने का सोच रही थी और उसने अचानक शादी के लिए प्रपोज कर दिया। खुशी से पागल जेसी ने उसे हाँ कह दिया। उन दोनों ने सीक्रेट एंगेजमेंट कर ली और वो दोनों लवर्स बन गए। पर खुशियों का ये सिलसिला भी ज्यादा नहीं चला। वापस दोबारा से लॉरेंस ने उसे ताने कसने स्टार्ट कर दिए। तुम रोबोट की तरह हो, हमेशा हंसती नहीं हो। जेसी के लिए ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन गया था, कभी खुशी कभी बहुत उदासी, और लॉरेंस को उस बेचैनी में मजा आने लगा। एक दिन जेसी ने लॉरेंस की नॉवेल सन्स एंड लवर्स को पढ़ा, जिसमें लॉरेंस ने जेसी के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखा था। ये बुक पढ़ के जेसी को सारी गेम समझ आ गई और उसने डिसाइड कर लिया कि वो लॉरेंस से कभी नहीं मिलेगी। लॉरेंस ने ये गेम सिर्फ जेसी के साथ नहीं खेली। एक दिन वो आइवी लो नाम की लड़की से मिला जिसने लॉरेंस का ये नॉवेल पढ़ा था। वो लॉरेंस की फैन थी और उसे चिट्ठियां लिखा करती थी। एक दिन लॉरेंस ने उसकी चिट्ठी का जवाब दिया और उसे इटली बुला लिया। आइवी भी उस चिट्ठी का जवाब देख के इटली चली गई। जब इन दोनों का रिलेशनशिप भी कंफर्टेबल होने लगा तो दोबारा से लॉरेंस ने इसके साथ वही गेम खेली। तुम बहुत रोबोट जैसी हो, बहुत प्रिडिक्टेबल हो। आइवी का कॉन्फिडेंस भी हिल गया। वो लॉरेंस को छोड़ के तो चली गई, लेकिन उसके दिल में भी हमेशा लॉरेंस ही रहा। ये गेम लॉरेंस ने सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं खेली, उसने अपने एक दोस्त जॉन मिडल्टन मरी के साथ भी सेम ट्रिक खेली। एक दिन लॉरेंस ने जॉन को लेटर लिखा और उसने जॉन की शादीशुदा लाइफ के बारे में बहुत अजीब बातें करी। जॉन को पहली बार किसी आदमी के लिए कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जो उसे डांट भी रहा था, लेकिन साथ साथ ऐसा लग रहा था कि वो उसकी केयर करता है। इससे जॉन भी बहुत कंफ्यूज हो गया। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग जो लॉरेंस है वो माइंड गेम्स खेल रहा था। हर बार वो अपने टारगेट को मिक्स्ड सिग्नल्स भेजता, कभी उससे बहुत ज्यादा अफेक्शन शो करता, और जैसे ही वो टारगेट कंफर्टेबल होने लगे उनमें इनसिक्योरिटीज जगाने के लिए बहुत ही नेगेटिव बातें स्टार्ट करता, जिसकी वजह से दूसरा इंसान हमेशा उसके बारे में ही सोचता। नेक्स्ट लॉ कहता है क्रिएट डिस्ट्रैक्शंस। दिसंबर 1898 में बीजिंग चाइना की राजकुमारी सू शी ने एक बहुत ही अजीब सी हरकत करी। उसने चाइना में रह रहे वेस्टर्न एम्बेसडर की पत्नियों को अपनी सिटी में इनवाइट किया एक पार्टी के लिए। ये इनवाइट सुन के इन पत्नियों के पति को बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि उन्हें सू शी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इस रानी का पास्ट बहुत ही कंट्रोवर्सी से भरा था। वो एक मंचू परिवार से थी जो कि चाइना को 300 साल से रूल कर रहा था, और ये परिवार बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि चाइना में कोई भी ऐसी चीज हो जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आए। और इससे कुछ ही महीनों पहले जो चाइना का राजा था क्वांग सू, उसने कुछ चाइना में चेंजेस किए थे जो कि वेस्टर्न लोगों को बहुत पसंद आए थे। पर 100 दिन के अंदर ही इस राजा की हेल्थ खराब होने लगी थी और उसके बाद इस रानी ने गद्दी को संभाल लिया था। सारे वेस्ट के एम्बेसडर्स को लग रहा था कि ये सब इस रानी ने करवाया है, शायद उसने राजा को जहर दे दिया हो। इसीलिए जब इस रानी ने इन वेस्टर्न एम्बेसडर्स की पत्नियों को बुलाया तो इन पतियों ने स्ट्रिक्टली अपनी पत्नियों को वार्न कर दिया था, इस रानी पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब इस वेस्टर्न एम्बेसडर की पत्नियां इस रानी के महल में पहुंची तो उनका बहुत से स्वागत किया गया। जो भी लोग इनकी पत्नियों को रिसीव करने आए थे वो सारे वेस्टर्न कपड़ों में थे। उन्होंने वेलवेट ड्रेस पहनी थी, लंबी सी टोपी पहनी हुई थी। ऑडियंस हॉल पहुंचने पर प्रिंस और प्रिंसेस ने उन लोगों का स्वागत करा। जब वो रानी से मिले तो रानी ने उनका बहुत स्वागत किया। उन वेस्टर्न एम्बेसडर्स की पत्नियों का हाथ पकड़ा, हर एक औरत को एक सोने की रिंग दी। ये सब देख के उन सब औरतों का दिल पिघल गया, उनका शक कम होने लगा। उन सब औरतों को राजकुमारी की सीटों पर बिठाया गया। फिर जब सारे बातें करने लगे तो इस पर राजकुमारी ने कहा, हम सब एक ही परिवार है, वी ऑल आर वन फैमिली। फिर उसके बाद इन सब औरतों को एक बहुत अच्छी डांस परफॉर्मेंस दिखाई गई। डांस परफॉर्मेंस के बाद दोबारा से राजकुमारी ने कहा, मुझे पता नहीं है कि आपको ये परफॉर्मेंस पसंद आई होगी कि नहीं आई होगी, शायद ये आप लोगों के स्टैंडर्ड से कम है। फिर दोबारा से उसने वही बात करी, वी ऑल आर वन फैमिली। ये सब कुछ होने के बाद वो सारी औरतें इससे बहुत इंप्रेस हो गई और वो सब आपस में बातें करने लगी, शायद हम लोग गलत हैं, ये रानी कितनी फ्रेंडली है, कितनी अच्छी है। वापस जाने पर उन सब ने अपने पतियों को यही बोला कि राजकुमारी बहुत अच्छी है, जो भी हमने उनके बारे में सुना है वो सारी अफवाहें हैं।
और उन वेस्टर्न एम्बेसडर्स ने अपनी पत्नियों की बात सुन के ये रिपोर्ट्स अपने अपने देश में भेज दी। एक्चुअली हुआ ये था कि ये सब एक ड्रामा था। राजकुमारी ने एम्परर को मजबूर किया था कि वो अपनी गद्दी छोड़ दे। राजकुमारी को वेस्टर्न लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसके हिसाब से ये सारे देशद्रोही थे। उसे कभी भी एम्बेसडर्स की पत्नियां पसंद नहीं आई। लेकिन ये सारा नाच गान, ये सारा ड्रामा, ये सोने की रिंग सिर्फ इसीलिए थी ताकि इन सबका बेवकूफ बनाया जा सके। इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि जब भी हम किसी को चार्म करते हैं, उसके दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं, जबरदस्ती उसकी आंखों और उसके कानों में डिटेल्स भरते हैं, उसे वो दिखाया जाता है जो हम चाहते हैं, तो वो हमारा दीवाना बन जाता है। इसके लिए हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, उसे ऐसा फील करवा सकते हैं कि वो ही सबसे स्पेशल इंसान है जिसके लिए सारी चीजें हम कर रहे हैं। नेक्स्ट लॉ कहता है कि प्लेयर विक्टिम। 1770 में टोरवेल नाम की लड़की अपने परिवार में अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश थी। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी। कुछ हफ्तों के लिए वो अपने दोस्त रोजमॉन्ड के घर में रुकने आई थी। टोरवेल का रूटीन बहुत सिंपल था। सुबह घूमने जाओ, दिन भर लोगों की वहाँ पर मदद करो, शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ कार्ड गेम्स खेलो और आके सो जाओ। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि उसकी फ्रेंड रोजमॉन्ड का नेफ्यू आया जिसका नाम था वेलमॉन्ट। वेलमॉन्ट पेरिस का सबसे ज्यादा शरारती लड़का माना जाता था। वो बहुत हैंडसम था, लेकिन टॉवेल को कुछ अलग लगा। उसने देखा कि वेलमॉन्ट थोड़ा चुप चुप है और वेलमॉन्ट ने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं। ये टोरवेल को थोड़ा अजीब सा लगा। उसने सोचा कि वेलमॉन्ट ने उसे इग्नोर क्यों किया। एक दिन जब टोरवेल सुबह वॉक कर रही थी तो उसने देखा कि वेलमॉन्ट बिल्कुल ध्यान से पूजा कर रहा है। तब उसे लगा वेलमॉन्ट शायद अपनी पास्ट की गलतियों का पछतावा कर रहा होगा। जब लोगों को पता चला कि वेलमॉन्ट टोरवेल के दोस्त के घर में है, तो टोरवेल के दोस्त ने टोरवेल को लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि वो वेलमॉन्ट से बच के रहे। लेकिन टोरवेल को लगा कि वेलमॉन्ट जैसा आदमी उसको हर्ट कर ही नहीं सकता। फिर भी उसने वेलमॉन्ट पर नजर रखना स्टार्ट किया। एक दिन उसने देखा कि वेलमॉन्ट हर सुबह शिकार पर जाता है, लेकिन कभी भी शिकार लेके आता ही नहीं। जब उसने अपने नौकर से थोड़ी जासूसी करवाई तो उसे पता चला कि वेलमॉन्ट शिकार करने नहीं बल्कि एक गरीब परिवार की मदद करने जाता है। ये सुनकर टोरवेल खुश हो गई। उसने सोचा कि वेलमॉन्ट सच में सुधर रहा है। उसी शाम वेलमॉन्ट और टोरवेल पहली बार अकेले मिले और वेलमॉन्ट ने अचानक से कन्फेस कर दिया कि वो टोरवेल के प्यार में पागल है। ऐसा प्यार जो उसने कभी किसी के लिए महसूस किया ही नहीं। वो हर दिन गांव में गरीबों की मदद करने भी सिर्फ टोरवेल के लिए ही जाता है। टोरवेल ये सुनकर इतनी शॉक हो गई कि वो रूम भाग गई और कुछ दिनों तक उसने बीमार होने का नाटक किया। वेलमॉन्ट उसे बार बार चिट्ठियां लिखने लगा और उससे माफी मांगने लगा। टोरवेल ने उसे कहा कि वो शहर छोड़कर वहां से चला जाए। इस पर वेलमॉन्ट ने कहा कि हाँ, वो शहर छोड़ के चला जाएगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। शर्त ये थी कि वो पेरिस से हर रोज उसे चिट्ठियां लिखेगा। धीरे धीरे टोरवेल भी उसके प्यार में पागल होने लगी। एक दिन वेलमॉन्ट वापस उसी शहर में आ गया। वेलमॉन्ट ने आके अगेन टोरवेल से कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है और टोरवेल को रियलाइज हुआ कि शादीशुदा होने के बावजूद वो भी उसके प्यार में पड़ गई है। टोरवेल को खुद से बहुत घिन आने लगी कि उसके बच्चे हैं, उसका पति है जिसे वो बहुत प्यार करती है, और वो वापस अपने शहर चली गई। देखिए, रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग वेलमॉन्ट एक गेम खेल रहा था। जब हम अपने टारगेट को स्ट्रॉन्ग फील करवाते हैं तो वो कभी भी हमारे इरादों पर शक नहीं करते। अगर हम अपने इमोशंस को ओपनली बताते हैं, अपनी कमजोरियों को बताते हैं, तो हमारे टारगेट को लगता है कि हम वीक हैं और वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से वो हम पे विश्वास करने लगता है। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की इस बुक में और भी बहुत से अमेजिंग लेसन्स हैं। अगर आप इस बुक की डिटेल्ड बुक समरी हिंदी में पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। तो अगर आपको नॉलेज में इंटरेस्ट है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।